बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारा 9/1/2023 को हुआ था। इससे पहले मैंने 28/12/2022 को जो आपका एग्जाम पेपर हुआ था उसके सारे वीडियोस बना रखे हैं, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि इससे हमारे टोटल 5 जो सब्जेक्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं। ये हमारे जूनियर लेवल का है, सोशल साइंस यानी कि 6 to 8 के लिए है। ठीक है, इसमें आपकी जो मैथ है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, बाकी ये सब सेम ही रहेगा। अगर आपके पास मैथ है या सोशल साइंस है, पूरा पेपर इस को देख सकते हैं। ठीक है, वो सभी बच्चे इस पेपर को देख सकते हैं, बस आपको सोशल साइंस वाला नहीं देखना है। जिसके पास मैथ और साइंस है उन्हें, और जिनके पास मैथ और साइंस नहीं सोशल साइंस है और सोशल साइंस वाले बच्चे देख लीजिए। पहला आपका हिंदी का होता है, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश का होता है, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CDP का होता है, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 नंबर ये हो जाते हैं। और 60 नंबर की आपकी होती है SST, और जिसके पास SST नहीं मैथ और साइंस है वो मैथ और साइंस ले सकते हैं। तो मैंने 18/12/2022 वाला पूरा पेपर करा दिया है, ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये हमारा 9/1/2023 का है। सबसे पहले हम इसकी CDP कराएंगे, फिर इसकी CDP की पेडागोजी, फिर हिंदी की पेडागोजी, फिर इंग्लिश की पेडागोजी, फिर SST और SST की पेडागोजी कराएंगे, पूरा पेपर करा देंगे। डेवलपमेंट पेडागोजी में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तित्व रिश्ते बनाने से संबंधित है। Which aspects of development deals with the acquisition of skills, values and attitudes of the society and formation of healthy interpersonal relationship। पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तीसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। और चौथा है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन B, सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह समाज की परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है। सामाजिक विकास कौन सी प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा जो व्यक्ति होता है वो समाज की कुछ परंपराएं और जो रूढ़ियां होती हैं उनके द्वारा क्या करता है, व्यवहार करता है तथा अन्य लोगों से सहयोग करना सीखता है। जो बाकी लोग होते हैं उनसे भी क्या करता है कि सहयोग करना वो सीख लेता है। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट समाज के कौशल, मूल्य और क्रिया के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तित्व रिश्ते बनाने से संबंधित होते हैं। अगले शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ होता है बालक का समाजीकरण करना। किसका, जो स्टूडेंट्स होता है, जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, उसका क्या करना, उसका समाजीकरण करना ही होता है सामाजिक विकास का अर्थ। ठीक है, कि व्यक्ति जो रहता है वो कहाँ रहता है, समाज में रहता है। तो समाज में रहकर तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि समाज में कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोगों से मिलकर समाज बनता है और समाज में ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अकेला इस दुनिया में जन्म लेगा और अकेला चलेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि अपनी जन्मजात शक्तियों और प्रवृत्तियों का विकास करता है और इसकी समझ शक्तियों का विकास का आचरण, व्यवहार का परिमार्जन और सामाजिक गुणों का विकास समाज वातावरण में ही संभव होता है। उसका विकास कहाँ संभव होता है, समाज के वातावरण में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ऑप्शन ए हेरेडिटी, अनुवांशिकता। ऑप्शन बी है फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण। ऑप्शन सी है सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक परिवेश। ओनली है, केवल एक सही है। दूसरा है ओनली सेकंड एंड थर्ड, केवल सेकंड और थर्ड सही है। तीसरा है ओनली फर्स्ट सेकंड, केवल पहला दूसरा सही है। चौथा है ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, केवल पहला दूसरा और तीसरा सही है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी केवल पहला दूसरा और तीसरा सही है। कौन कौन सा, हेरिडिटी अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण और सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी कि अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, सभी सही हैं। कैसे, क्योंकि हमारी व्याख्या कह रही है कि मानव विकास का सामान्य अर्थ व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आयु के साथ आए जो परिवर्तन है उनसे होता है। मानव के विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है कि व्यक्तित्व का जो पूरा व्यक्तित्व है उसकी आयु के साथ उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं उनसे होता है। और विकास व्यक्ति के मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि पक्षों में परिवर्तन से होता है। व्यक्ति का क्या होता है, मानसिक, उसका भावात्मक, उसका सामाजिक और जो नैतिक आदि पक्ष होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि परिवर्तन है वो हो जाता है। ठीक है, यह विकास प्रक्रिया मानव जीवन में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु प्रांत तक चलती है। और ये प्रक्रिया कब चलती है, जब व्यक्ति का जन्म होता है तब से ये प्रक्रिया चलना स्टार्ट हो जाती है।
ये प्रक्रिया जब व्यक्ति गर्भावस्था में आता है, जब व्यक्ति गर्भ धारण करता है तब से स्टार्ट होती है और मृत्यु पर्यंत यानी व्यक्ति की मृत्यु के बाद तक ये जो प्रक्रिया चलती है। ठीक है, मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक चलती रहती है और विकास का क्षेत्र अति व्यापक होता है। तो आपसे पूछ लेगा कि विकास का क्षेत्र कैसा है, व्यापक है कि सूक्ष्म है? तो व्यक्ति का क्षेत्र है विकास का वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है और ये प्रक्रिया कब से कब तक चलती है? तो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है, और मानव के विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आयु के साथ परिवर्तन से होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है? तो मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक पक्षों में परिवर्तन होता है, ये याद रखना। विकास का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक। बच्चों के संपूर्ण विकास में निम्न कारक जिम्मेदार है। गहरा है अनुवांशिकता यानी हेरेडिटी। कैसे? शरीर की जो संरचना होती है, जो लिंग भेद होता है, संवेगात्मक विशेषताएं होती हैं, जो बुद्धि होती है, जो वंश प्रजाति होती है, अतिरिक्त संरचना होती है। जबकि भौतिक वातावरण की बात करें, फिजिकल एनवायरनमेंट की, तो लोलेकफील्ड ने वातावरण के प्रभाव को इस तरह से व्यक्त किया है कि वातावरण में प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति को फिरकों के अतिरिक्त अन्य सभी बातों को प्रभावित करती हैं। किसने कहा था? बोरिंग, वेल्ड और लिफिंड ने कहा था कि व्यक्ति को पितृकों के अतिरिक्त अन्य सभी बातों को प्रभावित करती है, वह उसके लिए क्या है? वातावरण। सामाजिक परिवेश, सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? जीवन की आवश्यक सुविधाएं, समाज और संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रोग तथा चोट और तथा विद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता समकक्षी व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, डैश कहलाती है? इन द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड पिक्स अप सोशल स्किल्स, आइडियाज एंड वैल्यू, इंटरेक्शंस विद पेरेंट्स, टीचर्स, peers and significant others। ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग, पार। ऑप्शन बी सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ऑप्शन सी है मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान। ऑप्शन डी है इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समाजीकरण। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो बच्ची होती है वो अपने माता पिता के साथ अपने समकक्षी और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जब अंतःक्रिया करके समाज के कौशल, विचार और मूल्यों को सीख लेती है तो वह क्या कहलाता है? समाजीकरण। समाजीकरण के द्वारा क्या होता है कि इसके मानदंडों और अपेक्षाओं को सिखाकर एक सामाजिक समूह में भाग लेने के लिए इसे तैयार किया जाता है। और 3 प्राथमिक लक्ष्य होते हैं समाजीकरण के। कितने लक्ष्य होते हैं समाजीकरण के? तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आवेग नियंत्रण सीखना, विवेक विकसित करना, लोगों को कुछ सामाजिक भूमिका निभाने के लिए तैयार करना। नंबर 1 है आवेग नियंत्रण सीखना, यानी आवेग पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है वो सीखना। विवेक को विकसित करना, किसी भी सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसको विकसित करना, विवेक विकसित करना। लोगों को कुछ सामाजिक भूमिका निभाने के लिए तैयार करना, कि प्रत्येक व्यक्ति के समाज में कुछ ना कुछ भूमिकाएं होती हैं, उनको निभाने के लिए उन्हें तैयार करना। और अर्थ व मूल्य के साझा स्रोतों की खेती करना। इसके द्वारा व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल्य और परंपरा के अनुरूप जो व्यवहार है वो करना सीख लेता है। चलना, बोलना, खाना, कपड़ा पहनना, पढ़ना लिखना, ये सभी क्रियाएं व्यक्ति कहाँ से सीखता है? समाज में ही सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? इन पियाजेस थ्योरी द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन आइदर मॉडिफाई देयर स्कीमास और मेक न्यू वंस ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन निश्चरता, इनवेरिटेशन। ऑप्शन बी है अनुबंधन, कंडीशनिंग। ऑप्शन सी है संतुलीकरण, अडेप्टेशन। और ऑप्शन डी है अनुकूलन यानी कि इक्विलिब्रेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संतुलीकरण। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संतुलीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या फिर अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं। तो संतुलीकरण होता क्या है? अडेप्टेशन होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण कर लेते हैं या फिर उसका जो स्कीमा होता है उसमें वो अपने चेंजेस कर लेते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातकरण, समायोजन और संतुलीकरण कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं कि नए अनुभवों को पहले से मौजूद संज्ञानात्मक संरचना यानी स्कीमा में एकीकृत
करते हैं। ठीक है, और संतुलीकरण क्या होता है? पियाजे का मानना था कि सभी बच्चे आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। संत पियाजे ने कहा था कि उनका ये मानना था कि जो आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की कोशिशें बच्चे हैं वो करते हैं, जिसे एक क्रिया विधि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे ये वह प्रक्रिया थी जिसमें बच्चों को अपने अनुभव के बेहतर और अधिक परिष्कृत ज्ञान की ओर अग्रसर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन थिंक लॉजिकली बट हैव डिफिकल्टी इन, यानी जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें देश में कठिनाई आती है। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है संरक्षण के कार्य, ऑप्शन सी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और ऑप्शन डी है क्रमबद्धता के कार्य। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं। ठीक है, उनकी जो थिंकिंग होती है वो तर्कपूर्ण ढंग से हो जाती है, किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पर उन्हें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई आती है। पर प्रॉब्लम किसमें आती है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संबंधपरक शब्दों को समझने और उनसे संबंधित होने में सक्षम होते हैं। समय, आकार, स्थान और दूरी जैसे संबंधपरक शब्द इस अवस्था में अधिक आसानी से समझे जाते हैं और अवधारणा बनाते हैं। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है। कौन सी? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसके दौरान विकसित होती है, जिनसे बालक होता है वो किसी समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? इजीली कर सकता है। ठीक है, जीन पियाजे के बारे में याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड ऑप्शन ए है सजा और आज्ञाकारिता विन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और रिटेंशन। दूसरा कह रहा है सामाजिक अनुबंध विन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तीसरा कह रहा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास, यूनिवर्सिपल्स और इंटेंशन। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल और इंटेंशन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है सजा और आज्ञाकारिता विन्यास। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो सजा और आज्ञाकारिता विन्यास अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे के पूर्व परंपरागत अवस्था के पहले चरण सजा और आज्ञाकारिता विन्यास में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। दंड और आज्ञा पालन यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस चरण में जो बच्चा होता है वो सही गलत के मध्य अंतर का चयन उनके प्रति दूसरों के व्यवहार के अनुसार कर लेता है। अर्थात वे गलत कार्य करता है तो उनके घर वालों से वे दंड प्राप्त कर लेता है, और अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उन्हें व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार या फिर तारीफ जो होती है वो सुनने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? हु अमोंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज? ऑप्शन ए है B.F. स्किनर, ऑप्शन बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन सी है J.P. गिलफोर्ड, ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में लेव वाइगोत्स्की को जाना जाता है। एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक रूप में जाना जाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अधिगम यानी कि लर्निंग व विकास संस्कृति को, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक सिद्धांतों का क्या कहते हैं? पुल कहते हैं, क्योंकि ये ध्यान, स्मृति और प्रेरणा से संबंधित होता है। किससे होता है? ध्यान से, स्मृति से और प्रेरणा
है। इन्होंने मानव के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इनके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है और संस्कृति से एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर वर्किंग इन ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हेन टीचर ऑब्जर्व्स दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर नॉट एबल टू मूव फर्दर इन देयर अंडरस्टैंडिंग, टीचर्स हेल्प देम बाय गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड cues and then leaves them again on their own which concept is used in the class। यानी कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक ये देखती है कि एक दूसरे के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वे उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है और पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन सा का प्रयोग कर रही है, यानी कि क्या होता है कि जो ग्रुप बच्चे हैं वो एक ग्रुप में वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं पे उन्हें प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यहाँ तक वो पहुँच गए, उन्हें यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो उनकी हेल्प कर रही है टीचर, वो कर रही है किसके रूप में कर रही है, हमसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कंडीशनिंग अनुबंधन, ऑप्शन बी है पाठ, ऑप्शन सी है निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन डी है रटकर स्मरण। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग यानी कि पाठ। तो वो चीज़ें क्या कर रही है कि पाठ का प्रयोग कर रही है, जिससे व्यक्ति को क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है और बच्चा अपनी सफलता प्राप्त कर लेगा। व्याख्या कह रही है कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे होते हैं और प्रत्येक को समझ रहे होते हैं। शिक्षक ये देखती है कि एक समूह के जितने भी बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और तो उन्हें क्या करती है, इशारे देखती है, यानी कुछ क्लूज वगैरह संकेत वगैरह देती है जिससे वो क्या करते हैं कि वो आगे बढ़ जाती है। वाक्य से उनके प्रयासों पर उन्हें छोड़ देती है। तो वो स्कैफोल्डिंग यानी पाठ करने का कार्य कर रही है जिसके द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक पाठ यानी स्कैफोल्डिंग की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम की शिखर तक ले जा सके। यानी कि क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी कामयाबी के लिए बच्चे क्या करते हैं कि अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए कदम उठाते हैं और उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पर जिसकी हेल्प चाहिए होती है वही पाठ या ढांचा कहलाती है जो टीचर के द्वारा दी जाती है और इसके द्वारा वो क्या करते हैं कि यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हेल्प नहीं करेंगे तो वो वापस आ जाएंगे, वो अपनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इन्हें पाठ या ढांचा देना जरूरी होता है। यह पाठ छात्र के अनुभव, कौशल, ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु बहुत आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से अपना क्या कर लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज करेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन ए है टीचर की गतिशीलता, टीचर्स मोबिलिटी, ऑप्शन बी है लचीला समूहीकरण, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, ऑप्शन सी है बच्चों की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी टू चिल्ड्रन और ऑप्शन डी है बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान, प्रोवाइजनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ मटेरियल्स। पहला है कि पहला दूसरा, दूसरा है कि पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा है कि पहला दूसरा और चौथा, और चौथा है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसमें हमारा पहला शिक्षक की गतिशीलता, दूसरा लचीला समूहीकरण, तीसरा बच्चों की स्वायत्तता और चौथा बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान सारे सही हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक प्रगतिशील शिक्षा में प्रगतिशील कक्षा एक पक्ष होता है जिसमें प्रत्येक छात्र कैसे होते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अनुभवों, शिक्षक और साथियों के सहयोग के द्वारा शिक्षा को ग्रहण करते हैं। प्रत्येक बच्चे की क्षमता में विश्वास कैसा होता है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का केंद्र होता है क्योंकि यह सामग्री और अनुभवों के साथ जुड़कर विद्यार्थियों के जो कौशल और समझ होती है उसको बढ़ने पर जोर देता है। और ये प्रगतिशील कक्षा की कई सारी विशेषताएं होती हैं। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, वो ज्ञान के निर्माण में पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं कि हमारे ज्ञान में निर्माण, इसके लिए कई सारे हमें जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो प्रदान की जाती हैं। शिक्षक की गतिशीलता होती है, लचीला समूहीकरण होता है, समूहीकरण कैसा होता है, लचीला, बच्चों की स्वायत्तता होती है, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों को कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमतियां हैं। द एबिलिटीज इंटरेस्ट इंक्लूड मैनिपुलेटिंग इमेजेस, ग्राफिक्स, स्किल्स एंड रीजनिंग, एनीथिंग दैट वुड इंक्लूड मोर देन टू। ऑप्शन ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी है, शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि, वर्ल्डली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। चौथा है स्थानिक बुद्धि, स्पेटिकल इंटेलिजेंस। तो बताइए कि बिंबों को कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क जिनका दो से अधिक विमतियां वो कौन सी बुद्धि में शामिल है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या की कह रही है कि बिंबों को कुशलतापूर्वक संचालन करने की जो क्षमता होती है, जो आलेख होते हैं उनके कौशल और तर्क जिनके दो से अधिक विमतियां होंगी उनकी सभी गार्डनर द्वारा प्रतिपादित स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पैटिकल इंटेलिजेंस में आती है। स्थानिक बुद्धि जो होती है वो स्थानिक दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से देखने, समझने और उपयोग करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ऐसे लोग स्थानिक अभ्यास से अच्छे होते हैं, दृश्य चित्र और पैटर्न को बना लेते हैं। व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य दूसरों को समझने की क्षमता और सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। इंजीनियर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं और कलाकार उनमें से हैं जिनमें गार्डनर जो होता है वो उच्च स्थानिक बुद्धि वाले के रूप में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भाषा व सोच विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। ऑप्शन ए एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऑकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, ऑकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तीसरा कह रहा है कि एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को आंशिक रूप से प्रभावित करते हैं। इज इंटर रिलेटेड सिंस दे इंटरेक्ट इन मैरिड वाइज टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है ना कि पर्यावरणीय कारणों से। इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी ओनली एंड नॉट इन्वायरमेंट फैक्टर्स। तो ओनली आ गया है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कि एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भाषा व सोच जो होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर यानी आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ये असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। भाषा और सोच एक दूसरे को परिपोषित करते हैं। भाषा और सोच का कैसा संबंध होता है? अटूट संबंध होता है। सोच से भाषा का जन्म होता है और भाषा जो होती है वो सोच को जन्म देती है। भाषा शिक्षण, भाषा साहित्य को समझते हुए सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूक करते हुए सोच का दायरा बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, अ चाइल्ड हु सीज हिज फादर एंड मदर परफॉर्मिंग नॉन कॉन्फर्मिस्ट रोल इज लाइकली टू। ऑप्शन ए है जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, फॉलो जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ऑप्शन बी कह रहा है पारस्परिक जेंडर भूमिका पर सवाल उठाएगी, क्वेश्चन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। ऑप्शन सी कह रहा है कि जेंडर निरंतरता का पालन करेगी, हैव जेंडर कंसिस्टेंसी। ऑप्शन डी कह रहा है कि जेंडर पूर्वग्रहों से ग्रसित होती है, विद जेंडर बाइस्ड। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पारस्परिक जो जेंडर भूमिकाएं हैं उन पर क्या करेगी, सवाल उठाएगी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, जब वो देखती है कि लड़के जो उनके भाई होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उन्हें स्कूल भेजा जाता है, उनसे घर का काम नहीं कराया जाता, जब वो लड़की देखती है कि जो लड़के होते हैं जब वो लड़की देखती है कि उसके भाई को स्कूल भेजा जाता है, उसका ज़्यादा प्यार किया जाता है, उससे कम किया जाता है, उसे खाना बनवाया जाता है, तो वो जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। लिंग भूमिकाएं समाज के द्वारा निर्धारित कुछ मानकों पर आधारित होती हैं। जब लिंग की बात आती है तो आमतौर पर विश्व में कितनी श्रेणियाँ प्रचलित हैं? दो। एक होता है पुरुष और दूसरी होती है महिला। और ये ऐसी मान्यताएं होती हैं कि व्यक्ति को समाज की भूमिकाओं से जोड़ देती हैं और प्रत्येक लिंग एक संस्कृति में उसे पूरा करता है। इसमें पुरुष और महिलाओं को कैसे कार्य करना चाहिए। पारंपरिक लिंग भूमिका दृष्टिकोण पति और पत्नी की भूमिकाओं के बीच अधिकारों में अंतर को संदर्भित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को कैटर टू डाइवर्सिटी इन हिज क्लासरूम और टीचर नीड टू। ऑप्शन ए, छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, बी, सेंसिटिव टू द सोशल कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी है, सामान्य निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, गिव यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस एंड डिसरिगार्डेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कह रहा है कि छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए, रिगार्ड द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम्प्लीटली। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना चाहिए, लेवल द चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति कैसे रखनी चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा में विविधता से तात्पर्य छात्रों से सामूहिक भिन्नता से है। कक्षा में विविधता से तात्पर्य किससे है? छात्रों की सामूहिक जो भिन्नता है उससे है। ये विभिन्नताएं एक दूसरे को पृथक करती हैं। विभिन्नता क्या करती है? एक दूसरे से पृथक करती हैं। ये विभिन्नताएं संस्कृति, भाषा, लिंग, धर्म, शारीरिक की जो संरचना होती है, सामाजिक और आर्थिक स्तर होता है, परिवार की संरचना होती है, योग्यताएं, मूल्य और मान्यताएं होती हैं, उनसे संबंधित होते हैं। इसमें शिक्षक की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें जो टीचर होता है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वे अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए कई कार्य करता है, जैसे कि छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, बच्चों को शिक्षा के अलावा जो से अच्छी गतिविधियां उसमें संलग्न रखता है, एक शास्त्रीय संसाधन के रूप में बच्चों की सामाजिक संस्कृति और पृष्ठभूमि शिक्षा का उपयोग करेगा और विभिन्न शिक्षण शैलियों का भी समायोजित करेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षण शैलियों और संसाधनों का उपयोग करके सीखने में विविधता लाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? द फोकस ऑफ असेसमेंट नीड टू बी। ऑप्शन ए, सीखने में वृद्धि, इन्हेंसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन बी है बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, लेवलिंग ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन सी, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन अमंग द चिल्ड्रन। और ऑप्शन डी है बच्चों में भय और तनाव पैदा करना, जनरेशन ऑफ फियर एंड स्ट्रेस अमंग चिल्ड्रन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सीखने में वृद्धि होनी चाहिए, बच्चों का वर्गीकरण नामीकरण कभी नहीं करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और भय और तनाव बच्चों में कभी पैदा नहीं करना चाहिए। सब निगेटिव में चले जाते हैं। व्याख्या क्या है कि वॉलेस, लॉर्सन और एल कुशनी 1992 के अनुसार आकलन का तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सूचना संग्रहण, विश्लेषण और उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया से होता है, जिससे किसी व्यक्ति के बारे में अनुदेशात्मक, निर्देशात्मक अथवा प्रशासनिक निर्णय होता है वो लिया जा सके। आकलन शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आकलन क्या होता है? जो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया होती है, एजुकेशन प्रोसेस होती है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, आकलन एक शिक्षक को अपने शिक्षण के उद्देश्यों से और उनके संदर्भ में विद्यार्थियों की संप्राप्ति को जानने में, अधिगम में विद्यार्थियों को क्या कठिनाई हो रही है, क्या हम कारण कर सकते हैं जिससे वो अपनी जो कठिनाई है उनको दूर कर सके और शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सकें, ये सब होता है। आकलन का उद्देश्य होगा कि सीखने में वृद्धि करना, और अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों को उसके अधिगम के लक्ष्यों के विभिन्न अवयवों को समझने में भी हेल्प करता है और उनके अधिगम के प्रति जो जिम्मेवार है उसे भी बनाता है और आगे के अधिगम को योजनाबद्ध करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a variety of methods and tools should be used to assess children's learning as well as progress। रीजन है कि no single method of assessment is capable of providing comprehensive information about a child in different areas of development। तो इसमें से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा कथन है कि बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीके यानी कई सारे तरीके और जो प्रणाली है उनका प्रयोग करना चाहिए। तर्क है कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफी नहीं है। तो इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा कह रहा है कि आर दोनों सही हैं लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है ए की। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चौथा कह रहा है कि आर दोनों गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। सही आंसर इसमें हमारा हो
जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए कई सारे तरीके और जो प्रणालियाँ होती हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में यानी अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों के विकास की जो जितनी भी जानकारी होती है उसका देने के लिए मूल्यांकन जो होता है एक तरीका काफ़ी नहीं होता है, काफ़ी नहीं होता है। मूल्यांकन का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए करते हैं और सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, ठीक है। इनमें से प्रत्येक उद्देश्य के लिए शिक्षकों के लिए एक अलग भूमिका, अलग योजना बनाते हैं और विभिन्न गुणवत्ता के मुद्दों को उठाने की हमें ज़रूरत होती है, इसलिए दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है ये की, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। if you like it then like, subscribe and share and don't forget to subscribe this channel। आज हमने 15 क्वेश्चन आपको करा दिए CDP के, कल हम 15 क्वेश्चन CDP के और लेकर आएंगे पढ़ाकू जी स्पेशल, और इसके बाद हम आपको हिंदी क्वेश्चन भी हमको करा देंगे। हमारा जूनियर लेवल का है और प्राइमरी लेवल का डेली सुबह 8 बजे कराते हैं ना, देखते हो तो देखा कीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।